नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। लव जिहाद का मामला दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। सरकार कई बार एक्शन भी लेती है, कई सामाजिक लोग बाग एक्शन लेते हैं, सरकार को जगाने का काम करते हैं। उन्हीं में से गुरुग्राम से एक सामाजिक कार्यकर्ता अधिवक्ता कुलभूषण भारद्वाज जी हमारे बीच में मौजूद हैं, जो कई बार लव जिहाद को लेकर गुरुग्राम में उन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं और सरकार को और प्रशासन को जगाने का भी काम किया है। हालांकि हम बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, आज हम उनसे चर्चा करते हैं। कुलभूषण जी, आपका स्वागत है समाचार में। जी नमस्कार। कुलभूषण जी, आप देख रहे हैं जिस प्रकार से श्रद्धा के 35 टुकड़े किए अफ्ताब नाम के एक बलात्कारी ने, और यह हत्यारा उसको कहा जाए, वो वास्तव में उसको फांसी की सजा से भी कोई अगर बड़ी सजा होती है तो वो भी उसको होनी चाहिए। पर लेकिन अगर देखा जाए, आज देश के अंदर ऐसी घटना होने के बाद लोगों के अंदर एक भैसा क्यों खत्म हो गया है? अभी देखा तो आजमगढ़ का एक मामला सामने आया, 5 टुकड़े कर दिए। ऐसे कई रोज दिन प्रतिदिन केस हो रहे हैं जिसमें महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, नई युवतियों को किया जा रहा है, जिनके साथ में रोज बलात्कार जैसे केस हो रहे हैं। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? ये एक सामाजिक बुराई है, और सामाजिक बुराई के साथ साथ इसके अंदर जो भी लड़कियां हैं उनको भी जागरूक होना पड़ेगा कि जिस प्रकार से गलत नाम बताकर और उनको अपने जाल में फंसाकर एक योजनाबद्ध तरीके से घटना को अंजाम दिया जाता है। और मैं समझता हूँ कि इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है कि जो लोग टारगेट करते हैं और इनको पीछे से पैसा भी मिलता है। लव जिहाद में कहूँगा इसको, ये लव जिहाद का विषय है और ये निश्चित रूप से बड़ा चिंता का विषय है। जिस प्रकार से देश भर के अंदर हम देखते हैं कि आप देखिए, जितने भी लव जिहाद के घटनाक्रम घटे हैं दुखद, उसके अंदर एक ही तरीका अपनाया गया है कि नृशंस हत्या करके युवती की और उसकी लाश को खुर्द-बुर्द करने का काम किया है। अफ्ताब को इतनी छूट क्यों दी जा रही है? मैं कल देख रहा था, जब वो मेडिकल के लिए उसको ले जाया जाता है हॉस्पिटल के अंदर, वो खड़ा हुआ है, बड़े आराम से निडरता से खड़ा हुआ है। क्या उसको कानून का बिल्कुल भी भय नहीं? क्या प्रशासन के पास में ऐसी कुछ चीजें नहीं है उसको दंडित किया जाए? देखिए, हमारे देश की जो न्यायपालिका है, हमारे CRPC IPC जो है, उसके अनुसार वो पूरे देश भर के अंदर लागू है। और हमारा जो कानून है, कानून के मुताबिक जब ट्रायल चलता है और जब तक ट्रायल पूरा ना हो जाए तब तक किसी भी इस प्रकार के जो आरोपी लोग होते हैं, जब तक उन पर आरोप सिद्ध ना हो जाए और उसके बाद इस पर कोई एक्शन हो सकता है। और जहाँ तक अभी आपने कहा कि निश्चित रूप से इस प्रकार की दरिंदगी करने वाले जितने भी अपराधी हैं, मैं समझता हूँ कि उनके लिए सख्त से, जैसे आपने कहा फांसी, मैं तो कहता हूँ कि हमारे जो CRPC IPC है उसके अंदर संशोधन हो और इस प्रकार का कृत्य करने वाले लोगों को सरेआम चौक पर फांसी की सजा दी जाए, या चौक पर उनको लटका कर। और जिस प्रकार से विदेश के अंदर जितने भी मुस्लिम बाहुल्य जो हमारे देश हैं, वहाँ पर जो पत्थर मार मार कर इस प्रकार के दंडियों को और जो उनको सजा दी जाती है, तो इस प्रकार की सजा इन लोगों को मिलनी चाहिए। हम बात कर लेते हैं नज़दीक हमारे हरियाणा से लगा हुआ उत्तर प्रदेश भी है। वहाँ भी अगर योगी के शासन में अगर देखा जाए तो वहाँ डायरेक्ट एनकाउंटर कर दिया जाता है, परंतु केंद्र की सरकार और दिल्ली में बैठे हुए लोग उसको दाएं बाएं इर्द गिर्द क्यों घुमा रहे हैं? क्या ये भी तो, वहाँ भी तो वही धारा है? क्या वहाँ पर IPC और CRPC आपकी वहाँ लागू नहीं करती? देखिए, हर व्यक्ति का काम करने का तरीका अपना अलग अलग होता है, और मैं समझता हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से इस प्रकार के जो अपराधी हैं, जब वो पुलिस के साथ मुठभेड़ करते हैं तो उसका अंजाम इसी तरह से होता है कि या तो उनके गोली लगती है और या फिर जो है वो किसी न किसी वजह से घायल हो जाते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य आपसे ये है कि मैं कानून का जानकार हूँ, इस नाते से भी मैं कह सकता हूँ कि कानून को किसी भी व्यक्ति को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आपकी अस्मत पर बात आ जाए, अगर आपकी जान पर बात आ जाए, तो आपकी जान लेना चाहता है, तो अपने बचाव के अंदर सामने वाले व्यक्ति की अगर आपके हाथों से जान भी चली जाती है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का कानून है कि आप अपनी जीवन रक्षा के लिए या आपकी अस्मत को लूटना चाहता है अपने बचाव में, अगर आप उसकी हत्या भी आपके हाथों हो जाती है, उसकी मौत भी आपके हाथों हो जाती है, तो वो उसके अंदर मुझे लगता है कि कोई किसी प्रकार का कोई उस पर जो मुकदमा है वो नहीं चलना चाहिए।
आप पहले देखते होंगे जैसे निर्भया कांड हुआ और भी ऐसे बलात्कार के केस हुए, उनके साथ उनकी हत्याएं कर दी गई। तो एक ऐसा होता था कि बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करते थे, सरकार से एक सरकार का आईना दिखाने का कोशिश करते थे। जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसके बाद भाजपा का भी प्रारंभिक समय जब उतने बलात्कार हुए हैं तो वो भी सामने उजागर हुए। तो क्या अब सरकार के सामने कोई बात रखने वाला, आप थोड़ा सा पीछे जाइए, अपने बैक फ्लैश याद करेंगे तो उसमें आप देखिए कि पहले जो प्रोटेस्ट किए जाते थे तो सरकार के खिलाफ जाके लोग वहाँ खड़े होते थे, आंदोलन करते थे, कैंडल मार्च करते थे, वो थोड़ा सा कम होता नजर आ रहा है। ऐसा क्यों? देखो, कई बार क्या होता है कि इस प्रकार की जब घटना को अंजाम दिया जाता है तो कई बार उस पर कुछ लोग राजनीतिक रोटियां भी सेकने का काम करते हैं। इस बात से मैं दोमत नहीं हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि इस प्रकार के जो गंभीर विषय हैं उन पर सही मायने में चाहे कोई भी दल हो, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उनको सभी को एकजुटता के साथ खड़ा होना चाहिए और इस प्रकार के अपराधियों को, आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इस प्रकार की उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए, ना कि किसी भी सरकार पर कोई आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करेंगे। दूसरा मेरा साथ में यही प्रश्न है, अभी आई रेजिमेंट, संयुक्त आई रेजिमेंट मोर्चा से संबंधित में प्रश्न है। हम दूसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। गुरुग्राम का विषय है। 18 नवंबर को लाठीचार्ज अहिरों पे किया गया। अहिरों का कहना है कि हमारे साथ जाति की गई। दूसरा उनका यह कहना है कि उससे पहले जैसे संयुक्त आई रेजिमेंट मोर्चा ने आह्वान किया था, गांव-गांव जाकर लोगों से किया था कि हम जाके NH का चक्का जाम करेंगे और सेना में गठन हो, आई रेजिमेंट की मांग हो। उन धरने में आप भी समर्थन में पहुंचे हैं, तो अब आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? उनका कहना है हमारे साथ जाति हुई, थाने में हमारे बच्चों को मारा पीटा गया, तमाम ऐसी बातें सामने आई। तो आप एक अधिवक्ता होने के नाते, बुद्धिजीवी वर्ग से आप हैं, तो आप उस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संगठन हो, अगर वो अपने हितों के लिए अपनी आवाज़ को उठाता है या कोई संघर्ष करता है तो उसके लिए भी हमारे देश के अंदर कानून की एक परिभाषा है। ये कानून के दायरे में रहकर वो लोग अपना विरोध दर्ज कराएं, आंदोलन करें, जो भी उन्होंने करना है वो करें, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। अब आप राष्ट्रीय राजमार्ग को अगर आप जाम करने की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं से आम जनमानस जो है वो प्रभावित होता है और आम जनमानस ही आपका समर्थन कर रहा है। मैं क्या समझता हूँ कि जो अहीर रेजिमेंट की बात आप कर रहे हैं तो उसका मैं पक्षधर हूँ, और मैं भी माननीय केंद्र सरकार से और राज्य की सरकार से आग्रह और निवेदन करता हूँ कि अहीर रेजिमेंट का तुरंत प्रभाव से गठन होना चाहिए। ये उनकी हक है, ये बिल्कुल ठीक है उनकी, और सभी लोगों को साथ लेकर अगर चलेंगे आप तो मैं समझता हूँ कि आपके आंदोलन को गति मिलेगी और आपका आंदोलन प्रभावशाली रहेगा। लेकिन अगर आप आम जनमानस को, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग को आप अगर जाम करेंगे तो उससे आम जनमानस जो है वो प्रभावित होता है और कहीं ना कहीं ये आंदोलन के अंदर जो एक प्रकार से उसको क्षति पहुंचाने का एक प्रयास है, इसको मैं कह सकता हूँ। गुरुग्राम में अगर देखा जाए, मेरा तीसरा प्रश्न है आपसे कि गुरुग्राम में अगर चारों तरफ हम अगर बात करते हैं साइन बोर्ड, जहाँ से आजकल ये गूगल मैप चल गया है जिसके सहारे लोग वहाँ एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुँच जाते हैं, परंतु पीछे के समय की बात करेंगे तो साइन बोर्ड से हमें पता चलता था कि मुझे जाना कहाँ है, रास्ता किधर से कहाँ है। परंतु आज देखा जाए तो गुरुग्राम की वो हालत है कि साइन बोर्ड पर भारतीय जनता पार्टी का एक तानाशाही रवैये की तरीके से फ्लेक्स बोर्ड लगे हुए हैं, उस पर नगर निगम के अधिकारी सोए हुए हैं, प्रशासन सो रहा है। क्या उस पर दूसरी पार्टी का बोर्ड फ्लेक्स लगता है तो उसको हटा दिया जाता है? तो क्या इसके लिए कोई कानून नहीं है? नहीं, देखो, मेरा मानना ये है कि चाहे विपक्ष का आदमी हो या पक्ष का, सत्ता पक्ष का व्यक्ति हो, जो भी नगर निगम के कानून कायदे हैं हमें उसकी पालना करनी चाहिए। और जहाँ तक आपने कहा फ्लेक्स लगाने की बात है, तो मैं समझता हूँ कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो निगम पार्षद के रूप में हो, चाहे वो मेयर के रूप में हो, चाहे अन्य अन्य सांसद के रूप में हो, तो ये एक अपना एक व्यक्ति का अपना एक विवेक है कि वो कानून के दायरे में रहकर कानून के मुताबिक काम करें। और मैंने जैसा अभी कहा कि ये सब लोग जनता के हितों के लिए काम करने वाले लोग हैं, तो इनको स्वयं की इच्छा से पूरे समाज के अंदर एक संदेश देना चाहिए कि बेशक हम आज जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे आम जनमानस को कोई किसी प्रकार की परेशानी। भारतीय जनता पार्टी अब सक्रिय हो रही है नगर निगम चुनावों को लेकर। जिस प्रकार से मानेसर, फरीदाबाद, गुरुग्राम में
निगम का चुनाव आने को है, तो उन्होंने कुछ ही एक दिन पहले मीटिंग की गुरु कमल कार्यालय, प्रदेश कार्यालय में। तो अब क्या लगता है कि भाजपा इस बार नगर निगम में क्या प्रचंड बहुमत से जीतने के लिए अभी से तैयारियां करना चाह रही है, या फिर उनको भय सता रहा है कि हमारे साथ हार जीत हो सकती है? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल हो, उनका काम है चुनाव लड़ना, और इसलिए राजनीतिक दल के कार्यकर्ता समाज में काम करते हैं। आपसे इसलिए पूछा गया है क्योंकि आप पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा के रहे हैं। अरे बात की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ तक चुनाव की बात है तो हर पार्टी चाहती है कि वो सत्ता के अंदर आए, लेकिन जो जनता जनार्दन है वो तय करती है कि जिसने जिस प्रकार के कार्य किए होंगे उसी के अनुरूप उसको मत मिलने वाला है। और जहाँ तक तैयारी की बात है तो मैंने जैसा कहा आपसे कि चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी लोगों की तैयारी करते हैं और सत्ता के अंदर वो शामिल हों, ऐसा प्रयास उनका रहता है। बाकी तो जनता ने तय करना है। जो काम गुरुग्राम के अंदर अब तक हुए हैं, अगर जनता उनसे संतुष्ट है या जो होने वाले हैं, तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उसके अंदर पुनः सत्ता में आएगी और अपने जो निगम पार्षद के चुनाव है या मेयर के चुनाव है उसके अंदर अपना आधिपत्य स्थापित करेगी। अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कि ये महिला सीट रहेगी या पुरुष सीट रहेगी गुरुग्राम की। यदि रहती है तो क्या कुलभूषण भारद्वाज भी इस बार अपना तुर्क का पत्ता निकालेंगे? देखो, निश्चित रूप से राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते अभी तो ये समय के गर्भ में है कि यहाँ की जो सीट है वो उस पर महिला चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, लेकिन जैसा समय आएगा तो उसके हिसाब से फिर हम अपना काम करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार पूरे देश के अंदर, वही हालत हरियाणा और गुरुग्राम की है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए चोरी चपाटी और लूट की वारदातें, बलात्कार जैसे केस सामने आ रहा है, तो क्या इनका आपस में ये दूसरे के पूरक हैं? क्या है इनसे संबंध है? देखिए, जैसे कि पूरे देश भर के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूसरी बार जो है 75,000 के लगभग जो है नौकरियां दी हैं, इससे पहले भी इतनी नौकरियां दी है। तो मैं समझता हूँ कि जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जिसको कि पूरे देश के अंदर चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है कि हमारा जो रोजगार है, 75,000 से काम चल जाएगा? नहीं, वो जैसे मैंने कहा 8 साल में। नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी शुरुआत हुई है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभी शुरुआत हुई है कि नौकरियां मिलनी शुरू हो गई है। तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय के अंदर कोई भी बेरोजगार युवक या युवती, मैं समझता हूं कि वो रोजगार से वंचित नहीं रहने वाला है। पर मुझे तो लगता है ये एक राजनीतिक स्टैंड है। आपने प्रधानमंत्री जी की तारीफ करते हुए कह तो दिया क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनके फेवर में रहते हैं, परंतु मेरा ये मानना है कि यही जो आज नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं वो डाक विभाग के माध्यम से लोगों के घर पर पहुंचते थे। आज चुनावी स्टैंड है सामने, राजनीतिक स्टैंड है, क्योंकि अगर देखा जाए गुजरात में चुनाव है इसीलिए कि हम आपको नौकरियां दे रहे हैं। एक प्रधानमंत्री आप फोर्स के लोगों के आप नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। ये पहली बार आज से 70 साल में जो हुआ है और जो अब दिख रहा है सामने को, ये पहली बार है। ये मैं इस चीज से सहमत नहीं हूँ, पर लेकिन आप उसको किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, मैंने जैसा आपसे कहा डाक विभाग का रोल खत्म है। नहीं, डाक विभाग में अपना काम कर रहा है, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि आज देश के अंदर जिस प्रकार से बेरोजगारी की समस्या जो सामने आ रही है, तो ये एक अच्छे कदम मैं कहूँगा, इसका स्वागत करना चाहिए। सत्ता पक्ष तो अपना काम कर ही रहा है, विपक्ष को भी इसका स्वागत करना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। तो जो पारदर्शिता है, जो भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि भ्रष्टाचार भी इससे समाप्त होगा और जो योग्य युवक और युवतियाँ हैं उनको रोजगार तुरंत प्रभाव से मिलेगा, ऐसा एक विश्वास हमारे अंदर आज देश के अंदर पैदा हुआ है। ठीक, हमारे साथ कुलभूषण भारद्वाज मौजूद थे, जिस प्रकार से उन्होंने कई विषय पर चर्चा की। लव जिहाद का मामला थम नहीं रहा है, पूरे देश के अंदर बढ़ रहा है। इस पर कई उन्होंने अपने निंदा करते हुए कहा कि इस पर सरकार को ऐसे डिसीजन लेने चाहिए जिस प्रकार से मुस्लिम बाहुबली देशों में उनके नियम हैं कि बीच चौराहे पर उनको पत्थर मारे जाते हैं या फिर उनके अंगों को काट दिया जाता है। ऐसी कई बातों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है। दूसरा, साइन बोर्ड को लेकर जिस प्रकार से गुरुग्राम में भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड लगे हैं, उनका कहना है किसी भी पार्टी की हो, नगर निगम को अपने कानून और दायरे में आकर जो संविधान उनके नियम हैं उनको उल्लंघन ना करना चाहिए और उन लोगों पर कार्रवाई भी की जा सकती है।
ऐसे ही भ्रष्टाचार और महंगाई और बेरोजगारी के बढ़ते समय को लेकर ऐसे कई विषय पर उन्होंने कहा कि यह एक हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से अभी कहा है कि हम 75,000 नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, जिनकी भर्तियां हुई हैं, तो यह एक अच्छा काम है और इसका विपक्ष को भी स्वागत करना चाहिए।